बड़ा बात करेंगे, ठीक है। ये 3 महीने में क्या हुआ, 2 महीने में क्या हुआ, तो चलती रहती है यार। हाँ हाँ, बड़ी बात करते हैं, छोटी बात नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं स्टॉक मार्केट में आया ना, वो मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में सिडनी में पढ़ता था। उस टाइम सेंसेक्स था 1000 था सेंसेक्स। और उस समय हम कैंटीन में बैठे हुए थे, थोड़े बच्चे थे, तो हम सब इन्वेस्टिंग करते थे। सिडनम कॉमर्स कॉलेज था, तो काफ़ी लोगों को इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट था। तो बेट लगी कि भैया अपने लाइफ टाइम में कहाँ तक सेंसेक्स देखेंगे। याद रखना, सेंसेक्स 1000 था उस समय। तो उन सब में से मैं सबसे ऑप्टिमिस्ट था। मेरा टारगेट था मेरे लाइफ टाइम में कि सेंसेक्स हो जाएगा 10,000, 10 गुना। माई फ्रेंड्स वर 5, 6, 7,000। बिकॉज हमारा माइंड उतना ही सोच सकता है, बड़े नंबर से हम डर जाते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो समझते ही नहीं। और देखते देखते यार आज 80,000 हो गया, 80 गुना। और अब तो शुरुआत है। जस्ट इमेजिन क्या हुआ लाइफ में। तो जब मैं सोचता हूं कि उस समय तो इतनी समझ भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्टूडेंट थे, पैसे भी नहीं थे। लेकिन ये जो जर्नी रही, 80 गुना बाजार बढ़ गया। लेकिन यार कितने लोगों ने मोटा पैसा कमाया। एक सर यहां पे बैठे हैं। मेरा एक खुशकिस्मती है कि राकेश जी के साथ 17 साल मैं रहा, 22 साल के लिए उनके लिए पैसा मैनेज किया। निमेश भाई हैं, बहुत से हैं, बट अगर आप गिन लो तो दोनों हाथ पे गिनती हो जाएगी। और ये ऐसे बाजार में जो 80 गुना हो गया, तो ऐसे लगा कि बहुत से लोगों ने इस मार्केट में इतना कुछ कमाया नहीं। और अगर आप देखें, लोग उनकी बात नहीं करते, पर कितने लोगों ने पैसा गंवाया। बल्कि मुझे लगता है कि जिन लोगों के घर भी उजड़ गए इस बाजार में, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। बात नहीं करते। हमारे मार्केट में सर्वाइवरशिप बायस होता है कि जो जीता है वही सिकंदर, उसके बारे में लोग बात करते हैं। जो भूल गया, लॉस हो गया, उसकी कोई बात नहीं करता। तो एक मार्केट जो 80 गुना हो गया, वेयर आई थिंक जितने लोगों ने पैसा कमाया उससे बहुत से ज्यादा लोगों ने पैसा गंवाया। और जैसे मैंने कहा, आई बीन फॉर्चुनेट। तो मैं सोच रहा था कि इन सर और बाकी सर में फर्क क्या है, इनमें और जनरली लोगों में क्या फर्क है कि इनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है मार्केट में, कि दे हैव अ बिगर पिक्चर। और दूसरे लोग क्या है, इसमें फंसे रहते हैं कि मोदी के कितने सीट आएंगे। 1 साल से लोग ज्ञान कर रहे हैं, 8-9% बाजार घटा, उस दिन किसने लिया। बजट में क्या होगा, जिंदगी में 30-35 बजट देख लिए, किसी बजट में लॉन्गर टर्म डायरेक्शन मार्केट का चेंज नहीं हुआ। 2-3 दिन मजा आता है, ब्रोकर की दलाली बढ़ती है, बट लाइफ गोज ऑन। तो ये सब चलता रहेगा। और ये मीडिया, अजय यहां कहीं है, बट नाउ इज एक्स मीडिया, बट हर 3 महीने आपके लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा आएगा। अब चल रहा है क्या कि चाइना, अबे लोगों ने चाइना देखना ही बंद कर दिया था। इट वॉज परपेचुअल बेयर मार्केट, अब सबको चाइना में इन्वेस्ट करना है। सो द बिग डिफरेंस आई फाउंड इज कि जो लोग इस बाजार से निकल जाते हैं ना, उनका माइंड ये बस इनमें ही लगा रहता है। और कई इन्वेस्टर हैं हु हैव मेड डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ। एक चीज है कि मार्केट ऊपर नीचे में वो भी ऊपर नीचे होते हैं, बट उनका जो लॉन्ग टर्म विजन होता है ना मार्केट में, दैट पुल्स देम थ्रू। अगर आप बहुत चीज को छोटे नजरिए से देखिए, आपका दिमाग, एनीथिंग इन लाइफ बी वेरी वेरी वोलेटाइल, बट जैसे आप थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लो, यू विल रियलाइज कि दैट नॉइज गोज अवे। एंड इस हिसाब से व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज टेक अ बिग व्यू ऑन द मार्केट। जैसे मैंने कहा, 30 साल पहले ना तो इतनी समझ थी, शायद ना पैसे भी थे। तो आज ऐसा काम करते हैं, ये सोचते हैं कि आज से 25 साल बाद मार्केट क्या होगा। सो लेट अस थिंक नॉट ऑफ 1 ईयर। अब आएंगे सब टीवी पे, मैं भी आऊंगा, दिवाली टू दिवाली क्या लगता है।
अरे किसी को कुछ नहीं पता यार, सच्चाई ये है। आते हैं लोग बोलते हैं सर एक टिप दे दो, दो टिप दे दो, एक साल में चल जाती है, दूसरे साल नहीं चल जाती है। कौन बात करता है, कौन याद रखता है? हमें खुद नहीं याद रहता लास्ट ईयर क्या टिप दिया था। तो ये सब ड्रामा है, ये चलता रहेगा। बट बियॉन्ड ऑल दैट, जो आज का टॉपिक है, जब हम 25 साल की बात करते हैं तो जितना मैं इसके बारे में पढ़ता था, एक टर्मिनोलॉजी आती रहती थी, अमृतकाल। तो पहली चीज मैंने देखा कि यार एक इंडिया एक कंट्री थी ना, हमारे यहाँ एक 5 ईयर प्लान होता था, प्लानिंग कमीशन होती थी। तो एक देश जो ऐसा था जो 5 साल से आगे सोच ही नहीं पाता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक एक साल में बदलते थे, चरण सिंह, आई.के. गुजराल, वीपी सिंह, गावड़ा। तो अब सोचिए हाउ आवर लाइफ्स वर, बहुत बदल गया है इस देश में। और आज हम एज अ कंट्री 25 साल का सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप सबको पता है, बट अमृतकाल इज 25 ईयर्स प्रिसीडिंग 100 ईयर्स, यानी 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, 2047 इज अमृतकाल। उसके जो 25 साल पहले हैं, दैट इज द रन अप। एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी 1922 में रेड फोर्ट में जब स्पीच दे रहे थे इंडिपेंडेंस डे की। तो वो एक टाइम था जो एक अमृतकाल स्टार्ट हो गया। सो टेक्निकली वी आर ऑलरेडी इन ईयर 2 और ईयर 3 ऑफ अमृतकाल। अब बात आती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अमृतकाल के में जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा, कुछ नया सीखता रहा, तो एक डॉक्यूमेंट आता रहा, वो कहते हैं विजन इंडिया 2047। तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी से बनाया है, बट हैवी है। मोटी मोटी बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि बॉस, इंडिया विल बी अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिग नंबर, एक नंबर अगर आप टेक अवे करो तो 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा। 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी मतलब इंडिया फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो पहली सोच ये थी कि यार आज हम मुश्किल से 4 ट्रिलियन हैं, आप यहां से 8 गुना बड़ा जीडीपी 22 साल में, नको, नहीं होता। बट अगर आप इसको ब्रेकअप किया हमने, तो हमने देखा कि एक्चुअली 30 ट्रिलियन पहुंचने के लिए वी हैव टू ग्रो एट 9.53% नॉमिनल जीडीपी। बहुत बार जैसे मैंने कहा ना, बड़ी चीज देखोगे तो डर जाते हो, बट उसको ब्रेकअप करो तो देखोगे कि यार ये तो 9.53 अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुआ, सिंपल मैथ्स है, एक्सेल पे आप कर सकते हो, तो आप 30 तक पहुंच जाओगे। और 9.53 बड़ी बात नहीं है। नॉमिनल जीडीपी यानी जो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी वैसे ही आजकल 7% के करीब है, इन्फ्लेशन लगा लो, सो वी आर ग्रोइंग एट 11% ऑलरेडी। द ओनली थिंग इंडिया हैज टू नॉट डू इज डू एनीथिंग स्टूपिड। अगर हम यही रफ्तार पे चलते गए तो हम पहुंच जाएंगे। ये तो हुई इकोनॉमिक्स की बात, तो आप बोलेंगे ये तो सुनने आए नहीं थे। मोटी बात क्या है, व्हाट विल निफ्टी बी इन 2047? तो आज हम इसके लिए मिले हैं कि निफ्टी 2047 में क्या होगा। यहां पे मैं 30 सेकंड का पॉज लूंगा। आप सब लोग आज जानते हैं निफ्टी 25,000 के करीब है। आप अपने मन में एक थोड़ा कैलकुलेट, शेयरिंग नहीं करना कि व्हाट डू यू थिंक इज निफ्टी गोइंग टू बी इन 2047। जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, आज निफ्टी 25,000 है। शेयर नहीं करना आपको किसी के साथ। आई डोंट वांट टू हियर, डोंट शेयर इट विद एनीबडी, जस्ट कीप इट विदाउट यू। और ये सोचना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आप इसका हिस्सा नहीं होगे। सो टुडे निफ्टी इज 25,000। आपको क्या लगता है 2047 में निफ्टी क्या होगा? डोंट शेयर इट, आई डोंट वांट टू हियर, जस्ट कीप इट। ठीक है? सो जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, मेरा बैकग्राउंड एक एनालिसिस है, एनालिस्ट का है, तो क्या है हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि ऐसा जो बिहेवियर है, ये जो अमृतकाल है, ये तो पॉलिटिकल टर्म है, बट एसेंशियली ये वो फेज है इकोनॉमी का जहां से हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन हो रहे हैं।
और दुनिया में और कौन से देश हैं जिनका ऐसा अमृतकाल जैसा ही फेज रहा है? और जब उस इकोनॉमी का वो फेज रहा है, वहां पे स्टॉक मार्केट में क्या हुआ? तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हमको कुछ एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला हम इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ तो बेसिस होना है ना। जैसे मैंने बोला, आप किसी ने सोचा 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, ये तो थिंकिंग है। जैसे 1000 का सेंसेक्स था तो मैं तो 10,000 तक सोच के रुक गया। सो देर इज नो बेसिस, सो लेट्स फाइंड अ बेसिस टुगेदर। तो हमने देखा कि ग्लोबली 5 इकोनॉमीज हैं जो इस ये डेवलपिंग से डेवलप्ड बाउंस हुआ है। दैट इज यूएस, ऑफ कोर्स, चाइना, जापान, 2 और कंट्रीज हैं, कोरिया एंड ताइवान। इन सब में ये एक अमृतकाल फेज रहा है। उन्होंने टर्मिनोलॉजी कुछ भी लगा ली हो, बट जैसे मैंने कहा, अमृतकाल मतलब अ वेरी बिग ग्रोथ जंप इन इकोनॉमी। तो जो अब हमने देखा, द बिगेस्ट मार्केट, 63% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप ये है, और ये था 1980 और 2000 के बीच में। ये था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है, वहां की प्रीमियर मार्केट। डाउ का वैल्यू था 729 1980 में, सॉरी थोड़ा वो डिस्टॉर्ट हो गया, बट डाउ वाज 729 इन 1980। 20 साल में मार्केट 11,750, रिटर्न 1500%। और दूसरी बात आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सर्ज था। इन्वेस्टर ने 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम देखा, ऊपर नीचे हुआ है, बट इट हैज बीन फेयरली कंसिस्टेंट रिवॉर्डिंग। सो दिस इज अ सेक्युलर 20-year बुल मार्केट। हम बोलते हैं ना बुल मार्केट 2 साल 3 साल, 20 साल का बुल मार्केट है यूएस में। और यूएस में हुआ क्या? यूएस में बिटवीन 1980 एंड 2000 नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज 6.6। अब 6.6 बहुत बड़ा होता है इतने बड़े इकोनॉमी में। इवन इन 1980 यूएस वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी। बट जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि उसी फेज में जो स्टॉक मार्केट है, इट ग्रू एट 14, ऑलमोस्ट 15%। अब ये मेरे लिए एक नई चीज थी। कैसा हम कहते हैं कि जैसे जीडीपी ग्रो होता है वैसे स्टॉक मार्केट ग्रो होता है, बट यहां पे तो कुछ फर्क है। द स्टॉक मार्केट ग्रू एट 2.26 टाइम्स जीडीपी ग्रोथ। सो ये सर यहां पे कुछ बात बनती है कि ये हुआ क्या। ये तो वॉरेन बफेट का भी फेमस फॉर्मूला है जीडीपी मार्केट कैप का, बट और ये भी 1-2 साल नहीं है, 20 साल यार। तो ये जो अमृतकाल का फेज होता है, यहां पे स्टॉक मार्केट बिहेवियर कुछ अलग होता है। तो सोचा इसमें सोचना चाहिए कि क्या हुआ क्या तो यूएस में ऐसा, क्योंकि स्टॉक मार्केट वेंट अप 2.26 टाइम्स। तो हमने देखा कि देयर वर 4 फैक्टर्स। पहला था डेमोग्राफिक्स। आप ये सुनते होंगे इंडिया के बारे में, डेमोग्राफिक्स एंड ऑल दैट। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं व्हाट इज डेमोग्राफिक्स, ठीक है। डेमोग्राफिक्स वो टाइम होता है जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है दैट इज द हाईएस्ट। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू इवन सिंपलर कि हाउस होल्ड है, ठीक है, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, जनरली ट्रेडिशनली हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज अ होम मेकर, एक ओल्डर पेरेंट भी होते हैं कभी कभी, और 2 छोटे बच्चे होते हैं। तो ये घर में कमाने वाला एक है हस्बैंड, एंड देयर आर 4 डिपेंडेंट्स, द वाइफ, द ओल्डर पेरेंट एंड 2 चिल्ड्रन। तो इस घर में जो डेमोग्राफिक्स है थोड़ी स्क्यूड है। इस नॉर्मल घर में, ऐसे घर में क्या है कि सेविंग्स, ग्रोथ, बिकॉज डिपेंडेंट्स आर मोर देन द अर्नर्स। 20 साल निकल गए, ये जो 2 बच्चे हैं दे कम इन द वर्कफोर्स। अब ये 20, 22, 25 साल के हो गए हैं। अब देखिए डेमोग्राफिक्स कैसे चेंज हो गया। कमाने वाले कितने? 3, डिपेंडेंट्स 2। तो ये एक देश में भी होता है कि जब मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन इज फ्रॉम द 20s to 50s,
वहां पे एक डेमोग्राफिक्स फेवरेबल होता है। तो यूएस में जो स्टार्टिंग, और डेमोग्राफिक्स देखिए ये आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, 100 साल लगते हैं। इट्स अ वेरी बिग साइकिल, यू कैनॉट चेंज इट इन योर लाइफ टाइम। जो है सो है, अगली बार अच्छा डेमोग्राफिक्स आने के लिए 100 साल लगेंगे। जैसे आजकल जापान में डेमोग्राफिक्स आर एजिंग, आज भी इफ दे डिसाइड दे विल हैव 2 चिल्ड्रन और 4 चिल्ड्रन, उसको करते करते बहुत साल निकल, एक जनरेशन निकल जाता है। सो यूएस में क्या हुआ, 1950 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और जब भी वर्ल्ड वॉर खत्म होता है या वॉर्स खत्म होती है, एक फर्टिलिटी बूम आता है हर देश में। तो जो 50s और 60s में बच्चे पैदा हुए, एंड यूएस वाज अ डेवलपिंग कंट्री, गुड एजुकेशन, गुड वर्क एथिक्स, दे केम इन द लेबर फोर्स इन 1980। सो देर इज अ बिग सर्ज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट कम्स। और जैसे यंग लोग होते हैं वो घर नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ करेंगे। उसके साथ जो पॉलिटिक्स है बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पे एक प्रेसिडेंट हुए रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन वाज वेरी प्रो रिफॉर्म्स, वेरी वेरी प्रो कैपिटलिस्ट थे, रिपब्लिकन थे। साथ में उनका एक फेड का चेयरमैन था एलन ग्रीनस्पैन। उन्होंने आके दे ओपनड अप द इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाट रिजल्टेड इन द ग्रोथ रेट ऑफ 6.6। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए कि भाई साहब ये 2.26 कैसे हो गया मार्केट। यूएस में जो सेविंग्स है, जो पेंशन स्कीम है, उसको बोलते हैं 401 क्ले। अपने यहां पीपीएफ है और वो सब है ना, एनपीएस और वो सब है, यूएस में इसको बोलते हैं 401 के। 1978 तक 401 के कुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वो सिर्फ डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। 1978 में एक नया रूल आया कि द 401 के सेविंग कैन बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, और वो हुआ 1980 से। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लिक्विडिटी। आज यही 401 के 40% इज इन स्टॉक मार्केट। आप रॉकेट बना सकते हो, बट रॉकेट को फ्यूल चाहिए। अपने शेयर बाजार में फ्यूल क्या है, लिक्विडिटी। सो द बिग लिक्विडिटी बूम, और अब देखिए द स्टेडीनेस ऑफ द मूव वाज एक्चुअली द फ्लोज फ्रॉम द 401 के प्लान। तो ये हमने यूएस में देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मिरेकल ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स, दिस इज चाइना। अच्छा, पहली बात, चाइना में स्टॉक मार्केट ही नहीं था 1990 तक, कम्युनिस्ट कंट्री था। तो एक नया स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ चाइना में। ये लोग तो बहुत नए हैं स्टॉक मार्केट में, अनलाइक इंडिया। 1990 में ये स्टार्ट हुआ, और इसलिए आपका इसका रीडिंग है 95। तो नया इंडेक्स बनता है ना, 100 से शुरू होता है, और यही चीज 16 साल में हो गई 6000। दिस इज अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 6000%। बट चाइना में, अनलाइक यूएस, इफ यू कैन सी द लाइन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, प्रॉब्लम क्या है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट लिक्विडिटी। आज भी आप देखेंगे ये महीने क्या हुआ, मरा हुआ मार्केट था, कोई देखता नहीं था। द बिगेस्ट बेयर मार्केट राइट नाउ वाज चाइना। सडनली गवर्नमेंट बोलती है नहीं, और इसीलिए चाइना में जो मूव्स होते हैं दे आर वेरी एंड डाउन। बट एज ए इन्वेस्टर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिटर्न्स आर 6000%। और इफ यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन चाइना, द मिरेकल ऑफ चाइना, के बिटवीन 91 एंड 2000 नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज 11.35। याद है हम इंडिया का क्या बोल रहे थे, 9.53। बहुत है हमारे लिए। अरे भाई साहब, चाइना हैज ग्रोन एट 11.35 फॉर 16 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है 9.5 इज इम्पॉसिबल, इट हैज बीन हैपेंड इन हिस्ट्री एंड आवर नेबर। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, stock market compounded at 30%. Index multiplier 2.62. तो ये ही फेज में जैसे इंडिया था, चाइना वाज लाइक दैट। पॉपुलेशन बूम, आपको सब पता है। सेकेंड इज, चाइना में बहुत बड़ा चेंज हुआ कि पहले चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहां पे एक फिलॉसफी थी माओ, जैसे लेनिन थे यूएसएसआर में। बट उसी तरह वहां पे एक आए देंग जियाओपिंग। उनके लिबरलाइज करने से यू विल फाइंड दैट
चाइनीज इकोनॉमी ग्रू एट 11.35 एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक नया स्टॉक मार्केट बना। तो जैसे लोग कमाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, दैट सेविंग हैज टू बी चैनलाइज समवेयर, सो दैट सेविंग was channelized in the stock market. So you can see how China also performed. This is the magic of Amrit Kal. Third, this is the biggest bull market of the century. कोई बात नहीं करता है। जब आप या जापान की बात करते हो तो आप बोलते हो ना कि 30 साल तक आज इंडेक्स, 34 इयर्स के बाद, बट कोई ये नहीं जानता कि उसके पहले क्या हुआ। This is the biggest stock market bull run of the century. Sorry, वो hidden है, but Second World War हुआ था 1950 में। The Nikkei or the Japanese market was shut for 5 years. They restarted the stock market in 1950. This was Hiroshima, Nagasaki के बाद। 20% of Japanese मेल पॉपुलेशन वॉज किल्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इतनी कैजुअलिटी हुई थी। स्टॉक मार्केट वापस स्टार्ट हुआ, प्रॉबेबली यू कांट रीड बट इट इज एट 85। एंड कैन यू सी द एक्सटेंड ऑफ द बुल मार्केट? 45,000% रिटर्न। और ये डेटा मैंने नहीं बनाया, यू कैन गो बैक ऑन द इंटरनेट एंड सी इट। ऑल आई हैव डन इज ड्रॉन द लाइन्स, बिकॉज वी डू नॉट सी हिस्ट्री, वी डू नॉट लर्न फॉर हिस्ट्री। हम क्या है, बहुत रीसेंसी बायस पे है। तो दिस इज द बिगेस्ट बुल मार्केट। और यहां भी वही स्टोरी कुछ हुई। अमृतकाल, द इकोनॉमी ग्रू एट 9.28% फॉर 40 ईयर्स। हम तो बोलते हैं कि हमको 9.53 दे दे तो 20 साल के लिए बहुत है। दिस हैज ग्रोन डबल। एंड फॉर अ कंट्री दैट वाज बॉम्ब्ड आउट, फिनिश्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हुआ क्या? सॉरी, यहां भी आप देखेंगे कि द मार्केट ग्रू एट 16.55% कंपाउंडेड बट फॉर 40 इयर्स। दिस इज कंपाउंड। वही स्टोरी हुई जैसे वॉर होती है, एक फर्टिलिटी बूम आता है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। देयर आर मोर चिल्ड्रन बॉर्न टू रिप्लेस। It's natural, it happens century after century. वहां पे they moved from a error to, or that resulted in a very heavy 9.28 for 40 years. और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? द फ्यूल इन द रॉकेट, कि वहां पे स्टॉक मार्केट तो बंद ही था, लोगों ने कमाया, नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दे दिया। You gave them a stock market. And as money flowed, you can see how the market has moved. So the big learning for us, हमने ताइवान भी देखा, हमने कोरिया भी देखा, but they were small markets. India comparison size is ultimately these three, because we are going to cross these guys. We are going to beat these guys. Size of opportunity is similar. So the big takeaway for us from all this, ये तो सब history में है, but the fact is, oops, sorry, very this thing, you can see the orange numbers. मोटी मोटी बात क्या है कि GDP growth है, but stock markets move to a factor of 2, and that happens in Amrit Kal, because आप अच्छा रॉकेट तो बना सकते हो, but जब उस रॉकेट को फ्यूल मिलता है ना, स्पीड अलग होती है। ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया पहले कि इंडियाज एम इज 0.53, तो वी अज्यूम के चलो हो जाएगा, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर अ मोमेंट। तो अगर हम यही मैथ्स, सिंपल मैथ्स इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, तो अब देखेंगे कि वी ग्रो एट 9.53। अगर हम इस मार्केट को फैक्टर ऑफ 2 देते हैं, जो हुआ है इन द पास्ट, इट बिकम्स अ CAGR ऑफ 19%। 19 बहुत ज्यादा नहीं है, हम 13-14 पे तो ग्रो किए हैं थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर सेइंग जस्ट अ नॉच हायर, दैट्स इट। बट व्हेन वी यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
Simple calculation, the Nifty target for 2047 comes to 13,24,000. It is simple maths. मुझे लगता है, आपको लगता है, वो सब डजेंट मैटर. आप जाके घर पे कर लीजिए ना कल एक्सेल पे. क्या होता है, मैं सोचा ऐसा क्यों यार, सब किसी ने 3 लाख सोचा होगा, बहुत ऑप्टिमिस्ट ने 5 लाख सोचा होगा. मैंने ये बहुत बार किया है, तो आई नो यू गाइज आर स्टक बिटवीन 2 lakhs to 5 lakhs. क्योंकि क्या है, हमारा माइंड जो है ना, लीनियर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सोचता है. बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो हम मेंटल मैथ्स नहीं कर पाते. सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दिस इज द पावर ऑफ व्हेन आई थॉट द सेंसेक्स वुड ओनली टच 10,000, आज 80,000 हो गया. आई कुड नॉट विजुअलाइज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ग्रोथ रेट आपके माइंड में और मेरे माइंड में सेम है. फर्क क्या है कि ये दिस इज मार्केट कंपाउंड्स, दैट्स इट. जो अजम्पशन है ग्रोथ रेट का, आपने भी 15-17% ही लिया था, 18%, जो भी लिया था, मैंने भी वहीं लिया है कुछ. बट दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दिस इज द फियर ऑफ बिग नंबर्स. हम बड़े नंबर से डर जाते. 13 लाख बोले तो पागल है यार, कुछ भी बोल रहा है. बट इट इज सिंपल मैथ्स. इट्स नॉट मी, मैं कुछ आपको ग्लोबल ज्ञान दूं, ये सब नहीं. मैं बोल रहा हूं ऐसा ही है. दीज आर नंबर्स. ठीक है, आपको लगता है मैं ऑप्टिमिस्ट क्यों. लेट्स गो लिटिल मोर पेसिमिस्टिक. ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर हम नहीं ग्रो करें 9.53, यानी यू आर सेइंग हम 6-7% पे रियल जीडीपी पे नहीं ग्रो करें एज अ कंट्री, वी गो बैक टू समथिंग कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. वी ग्रो एट 8.5. सो यानी आपका रियल जीडीपी ग्रोथ होगा 5-6, ऊपर आप इन्फ्लेशन लगा लो. ये हम हिस्टोरिकली रहे हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स हु हैव लास्टेड 1 year ऑल्सो, थ्रू अ टाइम वेयर इवन आवर गोल्ड was given to IMF. Through all that, yet the index comes to 8-9 lakhs. Simple power of compounding. And this is more than what you all imagined, for sure. Third question. कि assuming यार इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, कुछ न्यूक्लियर ये हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, कास्ट कम्युनल इश्यूज हो जाते हैं, आपके मन में जो भी वो डरावने सिनेरियोज हैं सब आ जाए. वी ग्रो एज अ कंट्री एट 3.5-4%. फिर भी आप देखेंगे दैट 6 लाख. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी. जैसे 1000 पे मुझे 10,000 ही लगा, देखते देखते 80,000 हो गया. और अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो मेरे लाइफ में यू कैन इमेजिन व्हाट इट विल बी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आपको लगता है मैं बहुत बुलिश हूं, तो ये एक बहुत अच्छी किताब है. दिस वॉज रिलीज लास्ट मंथ. दिस इज बाय इंडियाज एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA. Now he's India's representative to World Bank. His name is K. Subramanian. उन्होंने यही टॉपिक पे इकोनॉमिक व्यू पॉइंट दिया है. तो वो कहते हैं इंडिया एट 100. हम क्या कह रहे थे, 30 trillion, करेक्ट. ही सेज दैट इंडियाज पोटेंशियल इज 55 trillion. तो जैसे मैंने आपको डाउनसाइड सेंसिटिविटी भी दिखा दिया, प्लीज गो एंड डू द मैथ्स. इसमें पढ़ते ही नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छा. नो वंस कंप्लेनिंग, बट दैट इज द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी यू गाइज आर सिटिंग ऑन. और आई फील के ऑलरेडी आप सब मार्केट में हो, एक्टिव हो. एक्चुअली अमृतकाल यू आर ऑलरेडी फीलिंग इन द मार्केट लास्ट 2-3 years. ठीक है, दिस इज द इंडेक्स लास्ट 5 years. टाइम नीचे है, प्राइस राइट साइड पे है. 2020 में कोविड का फॉल हुआ था. ठीक है, देयर वाज अ बिग रैली आफ्टर दैट.
2022 जैसे मैंने बताया वाज द स्टार्ट ऑफ अमृतकाल। अब देखिए 2022 से हाउ द कंट्रीज मार्केट्स आर बिहेविंग। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, क्रूड वेंट टू $120 एंड ग्लोबली मार्केट्स करेक्टेड। लोग भूल गए हैं, इंडिया फेल 18%, यूएस फेल 28%, S&P 500 और नैस्डैक 40% घटा था 2022 में। सब बात कर रहे हैं बुल मार्केट के, बट एक्चुअली 2022 वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर एंड यूरोप फेल 36%, 1/3 हो गया था मार्केट, निकल गया था। सो आई मॉनिटर 20 लार्जेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने देखा अपने करियर में पहली बार इंडिया वॉज द कंट्री दैट फेल द लीस्ट। कि इंडिया घटता था, कोविड में देखा, 2008 में भी लेट घटता था, बट उतना ही घटता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली फेल हाफ ऑफ व्हाट द वर्ल्ड वॉज फॉलिंग। और जैसे मार्केट्स रिकवर हुए ग्लोबली, वी वर द फर्स्ट मार्केट टू ब्रेक आउट टू लाइफ टाइम हाइस। तो अपने स्टॉक मार्केट की भाषा में क्या होता है, स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स एंड आर द फर्स्ट स्टॉक्स टू ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड, दैट इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2022। अब यही महीना देख लीजिए, I think we will cross 1 lakh crores selling already. I think 80-90 crores, 1000 crores तो बिक गया है माल। 90,000, 92,000 crores. We are down 5-6% यार। कोई क्राइसिस नहीं है लाइफ में, कोई क्राइसिस नहीं है, ये तो थोड़ा प्रॉफिट वापस गया है। यही चीज कोविड में I think we sold 65,000 crores FII selling. Of course, index was a different level. The market fell 40%. 65,000 crores का सेलिंग था मार्च ऑफ 2020, वो जो रेड सर्कल है। बाजार कितना घटा था? 40%। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अमृतकाल। और जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री में ये 2x का फैक्टर था, वाज द फ्यूल इन द रॉकेट। यू कैन ऑलरेडी सी वेदर इट इज SIP फ्लोज, वेदर इट्स डायरेक्ट, वो सब बदलता रहेगा। जैसे कभी कभी SIP होगा, कभी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बंद करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, प्राइवेट इक्विटी हो जाएगा, वो नाम बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फ्लोज दैट आर कमिंग डोमेस्टिकली इज द फ्यूल ऑफ दिस रॉकेट। और ये जो है आपको ऑलरेडी इस मार्केट में एग्जैक्टली 2022 से दिख रहा है। एंड दिस, एज आई सेड, इज वी आर जस्ट स्टार्टिंग। The challenge for us is to change our mindset. क्योंकि क्या है, हम अभी भी लगे हुए हैं कि मार्केट महंगा है, एक साल 30% आ गया तो अगले साल घटना ही है। थिंग्स चेंज, थिंग्स चेंज। एंड एज आई सेड, मैंने हिस्ट्री में आपको दिखाया है 3 सबसे बड़े इकोनॉमीज में कि जब ये फेज आया है ना, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। सो मोटा मोटा इस सेक्शन का ये है, क्योंकि मैं आगे बात करना हो कि विच इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक्स टू बाय फॉर अमृतकाल। तो 2 स्लाइड 5 मिनट है ना कि वी शुड, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के बारे में बात करें तो वी विल मिस डिनर ऑल्सो। ठीक है। सो द समरी ऑफ दिस इज के वी आर टचिंग 30 ट्रिलियन, 9.53% नॉमिनल GDP, और उस हिसाब से हुआ तो द निफ्टी टारगेट इज 13,24,000। अब बात आती है यार कि बोला ये सब तो ठीक है, ये ज्ञान है, बट सू लेवानू, सू लेवानू कौन सा? अच्छा, स्टॉक नहीं बात करते, सेक्टर तो बोल दीजिए सर। तो अभी उस पर बात करते हैं। ये आप कुछ देख नहीं पाते, इसमें बहुत डेटा है, लेकिन आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इट इज। सो जैसे मैंने कहा कि जब हम शुरू हुए तो 1000 का सेंसेक्स था, आज 80,000 है। तो आई वेंट बैक इन टाइम और 1992 में गया। उस टाइम निफ्टी नहीं था मार्केट में, सेंसेक्स ही था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस समय बैठा होता कॉलेज में, वहाँ ही टेबल पे,
दोस्त थे, तो मैं कौन से स्टॉक लेता? अगर मुझे कोई आ जाता और बोल देता कि भैया अगले 30 साल में सेंसेक्स हो जाएगा 80,000, एंड आई बिलीव्ड हिम, somebody gave me and showed me the future, क्या could I have picked up the right stock? Because एक तो मार्केट है, बट स्टॉक भी सही होना चाहिए ना। तो जब मैंने देखा कि सेंसेक्स 1992 में था और जो आज सेंसेक्स है, आपको हेडिंग तो दिख रहा है, सिर्फ 6 स्टॉक हैं जो आज भी सेंसेक्स में है। यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? कि द नंबर ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स और सर्वाइवर्स आर वेरी फ्यू। हमको सबको लगता है कि कोई पूछ रहा था मल्टी बैगर एंड ऑल, हम भूल जाते हैं 2000 स्टॉक्स हैव बीन डीलिस्टेड इन इंडिया। मल्टी बैगर छोड़ो, जीरो हो गए, और किसी ने किसी के वास्ते थे ही ना ये स्टॉक। अच्छा, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच स्टॉक इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? रिलायंस, आइडिया, येस बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील। You know which one? R Power. हाँ, really? R Power. R Power. उसकी कोई बात नहीं करता है, सब रिलायंस की बात, सब ऐसे बिहेव करते कि सबने रिलायंस लिया था। धीरूभाई अंबानी को बचपन से जानते हैं, बट सबके घर में ना शीट में ना R Power होता है। मैं रोज गिरता हूं, 300 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखता है, क्लाइंट देता है, बात वो 5 की बात है। मैंने साहब उसका पेज नंबर 3 है ना, रही तो ना, ऐसा ही होता है। सो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट बॉयज, कि ओनली 6 स्टॉक्स आर स्टिल इन द सेंसेक्स आउट ऑफ 30। सेंसेक्स में 30 ही होते हैं स्टॉक, एंड ओनली 8 स्टॉक्स हैव एक्चुअली बीटन द इंडेक्स। तो आपको जो लगता है ना, रियलिटी में बहुत अलग होता है। जो भाई साहब बोल रहे थे कि 24% इज नॉट गुड इनफ, सर आपको किताब लिखनी चाहिए जेन्युइनली। तो एक तो ये हो गया, तो पहली चीज तो देखी यार, ये ना मार्केट में बातें बहुत होती हैं, आप नीचे की लिस्ट नहीं देख सकते, मैं आपको दिखा सकता हूं और बात कर सकता हूं। फिर हमने बोला कि सबसे बड़ा मंत्रा इन्वेस्टिंग में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। सब बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 1992 में सबसे बड़ा सेक्टर वेटेज, जैसे आज बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर वेटेज है ना, 1992 में विच सेक्टर हैड द हाईएस्ट वेटेज इन द सेंसेक्स? कोई बता सकता है? सीमेंट, फाइनेंस, FMCG, infra, you will not guess. Textiles, Grasim, Century, Reliance, Bombay Dyeing. Can you imagine? कैसे सेक्टर भी चेंज होते हैं। आज आपको एक रिलायंस छोड़ के, विच इज हार्डली अ टेक्सटाइल स्टॉक टुडे, है ही नहीं। तो जिंदगी और दुनिया बदलती है यार स्टॉक्स में। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट्स, इस लिस्ट में ना सबसे ऊपर नाम है रिलायंस का, ठीक है, इट्स अबाउट 19% CAGR। और यहां पे ना 23 नंबर पे एक स्टॉक है बॉम्बे डाइंग, द रिटर्न्स इन 32 ईयर्स इज -5%। वहां से नहीं, वहां से भी 5 नीचे है। तो अगर मैं 1992 में होता, सिडनम कॉलेज के उस यूनिवर्सिटी टेबल पे बैठे, 1992 ऑन बेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैं रिलायंस तो नहीं लेता भाई। यू ऑल नो द हिस्ट्री। लेना था टेक्सटाइल्स में तो बॉम्बे डाइंग लेता। बॉम्बे डाइंग वाज रॉयल्टी नेक्स्ट टू टाटास। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एंड हाउ रॉन्ग वुड आई हैव बीन। एक और कॉन्सेप्ट है मोट्स। मोट्स आपने सुना है? मोट्स बहुत ज्ञान देते हैं लोग कि बेसिकली यू शुड बाय अ कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स यूनिक हो और बहुत वेटिंग हो, सेलर्स मार्केट होना चाहिए। तो यहां पे 2 स्टॉक नीचे हैं जो आप पढ़ नहीं सकते, जहां पे उनके प्रोडक्ट्स के लिए 6 महीने से 1 साल का वेटिंग था,
और आज वो कंपनीज गायब है। एम्बेसडर और फिएट गाड़ी याद है आपको? हिंदुस्तान मोटर्स एंड प्रीमियर ऑटो, दे वर पार्ट ऑफ सेंसेक्स। एक ऐसा स्टॉक था जिसके प्रोडक्ट के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ता था। MTNL, याद है? टेलीफोन लगने में 4 साल वेटिंग थी। मोट्स, क्या मोट, क्या मोट, टेक्नोलॉजी वाइप्ड आउट। तो क्लियरली आई अंडरस्टूड कि यार ये जो है ना, आज मुझे जो लगता है 30 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा पता नहीं। एनविडिया की बात कर रहे हैं, अरे भाई 4 साल पहले चिप का एक ही स्टॉक होता था, इंटेल। एनविडिया कोई नहीं जानता था। इंटेल इज एट 52 वीक लो, एनविडिया इज एट लाइफ टाइम हाई। Who the hell knew AI 1 year ago also यार? एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप देख नहीं पा रहे कि द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द लास्ट 30 years have been private sector banks and IT. करेक्ट? 1992 में एक भी स्टॉक नहीं था। तो आज जो आपको लगता है ना, वो जो कंपनी जो वेल्थ क्रिएटर होगी ना, वो शायद आज लिस्टेड भी नहीं है। दैट इज द रेस एंड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जैसे आपने मुझे पूछा, सु लेवानू, नथी, बिकॉज आई रियलाइज्ड इन लाइफ, अरे ये इंडेक्स सबसे स्मार्ट है। वो भाई साहब हर 6 महीने में क्या है, चेंज कर देते। इंडेक्स इज नॉट पैसिव, इंडेक्स इज वेरी एक्टिव, and it is the stupidest disciplined investor actually. आप उसमें कभी पूछते नहीं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वो है। इंडेक्स में आ गया, कचरा भी आ जाता है, अडानी ग्रुप भी आ जाते हैं, वो भी 60% करेक्ट होते हैं, कोई पूछता नहीं है। फंड मैनेजर ने ले लिया अडानी, तो सर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, यू डिडंट चेक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, सूली पे चढ़ा देंगे। बट द ब्यूटी ऑफ द इंडेक्स इज कि अल्टीमेटली इट इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, विच कम्स टू माई लास्ट स्लाइड। कि आपने, मैं जैसा कह रहा हूं यार, मुझे सेक्टर नहीं पता, स्टॉक नहीं पता, बट इसका मन, हाउ डू वी नेविगेट द नेक्स्ट 30 years? समथिंग तो वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस रादर देन बीइंग एन एकेडमिक प्रेजेंटेशन, कि इसमें क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मंत्रा, व्हाट शुड बी द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर अमृतकाल। तो अगेन आई वेंट बैक इन हिस्ट्री एंड आई सेड यार, इस फेज में हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन इंडिया? राकेश झुंझुनवाला। ही इज कंपाउंडेड एट 65% CAGR, 65%। तो मैंने बोला कि भैया की क्या फिलॉसफी थी? आप सब राकेश जी के बारे में जानते हैं, यू नो ऑल ऑफ अबाउट हिज कोट्स, बट टेल मी, किसी ने उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे एक भी किताब नहीं लिखी आज तक। इनफैक्ट हैव यू इवन रेड 1 chapter ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? वॉरेन बफेट पे 100 किताबें लिखी गई आज तक शायद। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट यू हैव एन इन्वेस्टर मोर सक्सेसफुल देन वॉरेन बफेट, बट एक्चुअली नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। कोटेशंस बहुत हैं, सब टीवी पे रील्स देखते हैं, बट मुझे बताओ यार, राकेश जी की फिलॉसफी क्या थी इन्वेस्टिंग? एंड इफ दैट फिलॉसफी वर्कड so successfully for the last 30 years, maybe that is the mantra for the next. So my understanding of Rakesh ji's philosophy is just one line, और वो गुजराती में बोलते थे, वधारे वधारे लेवानु, घटाड़े घटाड़े बेचवानु, which in English translates to buy strength and sell weakness. सब सोचते कि जो भी राकेश जी लेते थे सोना हो जाता था। Not true at all. सब टाइटन के बारे में जानते हैं, करेक्ट? बट डू यू नो दोज 10 stocks were also his investments? कोई बात नहीं करता है। सब सोचते कि जो भी शेयर राकेश जी ने लिया टाइटन बन गया, ऐसी बात नहीं है। बट राकेश जी और दूसरों में फर्क एक है कि he could ride his winners and cut his losers.
बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। गलतियां सबसे होंगी, 50% ऑफ द टाइम्स वी विल बी रॉन्ग, स्टैटिस्टिकली दिखा गया है। बट जब भी वो गलत है ना, उनको बेचना आता था। ही कुड सेल इट रूथलेसली। वो डीलर को बोलते थे बेच के आना फिर भाव बताना, समझे? क्योंकि भाव देख लो तो बिकता नहीं है, रुक जा, लिमिट में डाल दे। डीलर को बोलते थे बेच के आना फिर भाव बताना। और जहां भी स्ट्रेंथ था उनकी लाइफ में, टाइटन, वो खड़े रह गए। ही बॉट टाइटन एज अ वॉच कंपनी। पैसा तो ज्वेलरी में बना है। द ब्यूटी ऑफ राकेश जी वॉज दैट ही न्यू हाउ टू राइड हिज विनर्स, कट हिज लूजर्स, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। जनरली इन्वेस्टर्स में क्या होता है? राइड योर लूजर्स, कट योर विनर्स। लॉस का सौदा तो कटता ही नहीं अपने से, इनफैक्ट एवरेजिंग शुरू हो जाती है। और वो एवरेजिंग करते करते वो जो अच्छा माल है ना, वो भी घर से निकल जाता है। कभी कभी लगता है कि भैया छूट जाएगा। सो विद दैट मंत्रा आई विल एंड टुडे। आई मीन काफी और स्लाइड्स हैं बट आई डोंट हैव टाइम। कि द मंत्रा फॉर दिस अमृतकाल इज बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। आप लॉजिकली सोचिए, नए सेक्टर्स आएंगे, नए स्टॉक्स आएंगे, कोई नहीं जानता यार, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। बट अगर आप उस फिलॉसफी पे चलते जाइए तो क्लियरली जो स्ट्रेंथ है, जो विनर्स हैं, रिलायंस अपने आप आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, बॉम्बे डाइंग अपने आप बिक जाएगा, टाइटन अपने आप रह जाएगा, ये सब बिक जाएंगे। इफ वी जस्ट यूज दैट फिलॉसफी, आई थिंक अमृतकाल इज फॉर अस टू ग्रैब। And I think we are at a very fortunate time. Thank you very much.